बच्चों, आज का विषय है राजनीतिक स्थिति, यानी पॉलिटिकल पोजीशन बिंबिसार से मध्यकाल तक। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति क्या थी? सबसे छोटी इकाई राजनीति की क्या थी? कुल के ऊपर गांव के ऊपर विश्व के ऊपर जन, और जन तक जो है स्थिति वैदिक काल की थी। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि जन तक स्थिति ही वैदिक काल की थी। अच्छा, भारत में प्राचीन समय से ही अनेकों जनपद थे। वैदिक काल से यानी जो कुल थे, धीमे धीमे करके वो कुल जनसंख्या बढ़ती गई और कुल जो है जनपदों में परिवर्तित हो गए। अब जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं वैदिक काल के बाद, तो यही जन जो है महाजनपद में परिवर्तित हो गए। समझे आप लोग? यही जन महाजनपद में परिवर्तित हो गए। कब हो गए? 6ठी शताब्दी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह जन जो है महाजनपद हो गए। तो यह सोचनीय वाली बात है राजनीतिक स्थिति से कि सबसे पहले वैदिक काल में जो कुल था, जो कुटुंब था, वह सबसे छोटी इकाई था। अच्छा, हो कई कुल मिलकर एक गांव का निर्माण हुआ। कई कुल जब मिल जाते थे तो वह एक गांव का निर्माण हो जाता था, एक गांव बन जाता था। और कई गांवों के मिलने से एक विश्व बन जाता था। विश्व का मतलब भी क्या होगा? प्रजा से भी मतलब है। क्योंकि बच्चों, प्रारंभ में आप समझे वैदिक काल में 3 ही वर्ण थे। वर्ण कितने थे? 3 वर्ण थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य जो शब्द है वो विश्व शब्द से उत्पन्न हुआ है। विश्व का मतलब होता है पोषण करने वाला, पोषण करने वाला। ब्राह्मण का कार्य उस समय क्या था? शिक्षा का था। शिक्षा देना यानी पूरी समाज को शिक्षित करना, सुसंस्कृत करना। सुसंस्कृत करना, शिक्षा ब्राह्मण का कार्य था। शिक्षित करना, सुसंस्कृत करना। जबकि क्षत्रिय का काम था रक्षा करने का, यानी प्रजा की रक्षा का कार्य जो वर्ग करता था वह क्षत्रिय था। और वैश्य जो था वो, इसे हम प्रजा कहते हैं। प्रजा यानी कि इनके अतिरिक्त, ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त जो अन्य कार्य करे उसे क्या कहा गया? वैश्य।
लेकिन कालांतर में इनके अंतर्गत सभी कार्य थे, यानी शिक्षा का कार्य छोड़कर और रक्षा का कार्य छोड़कर, शिक्षा और रक्षा का कार्य छोड़कर, शिक्षा और रक्षा का कार्य छोड़कर समस्त कार्य किसके थे? वैश्य के। और वैश्य शब्द किससे बना है? विश्व से। वैश्य मतलब होता है, विश्व का मतलब क्या होता है? प्रजा, प्रजा। और जब अनेकों विश्व यानी प्रजा की अनेकों इकाइयां थी, जिन्हें विश्व गांव से बड़ी इकाइयां, कई गांव हो जाते थे, उसे प्रजा कहते थे। और उसके ऊपर की जो इकाई थी उसे जन कहते थे, जन। तो वैदिक काल तक, यानी वैदिक काल हो चाहे ऋग्वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, इस काल तक जो है जन थी। अच्छा, राजनीतिक स्थिति में और क्या था? तो राजनीतिक स्थिति में राजनीतिक स्थिति में यानी शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्न कहे गए हैं। यानी राजा के जो प्रमुख थे, जिसमें राजा भी सम्मिलित था, यानी जो प्रशासन की मूल इकाई थी, उनमें 12 थे, जिनमें प्रमुख कौन था? राजा, युवराज, युद्ध मंत्री, पुरोहित। गोवीकर्ता, अक्षबाप, और साम्राज्ञी या पटरानी कह लीजिए, पटरानी। सूत या रक्षकार या रक्षकार, रक्षक आदि जो है 12 रत्न कहे गए हैं। इन्हीं के द्वारा राज्य का संचालन होता था। यानी इसे उस समय प्रारंभिक हम क्या बोल सकते हैं? मंत्री परिषद। ये जो है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, यानी इसे मंत्री परिषद उस समय की कह लीजिए, मंत्री परिषद थी, उस समय की मंत्री परिषद थी। अब क्योंकि राजा के साथ युद्ध में पुरोहित भी जाता था, युद्ध मंत्री भी जाता था, जैसे समाहर्ता भी कहते हैं बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी राजा के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी होता था, ज्येष्ठ पुत्र, यानी राजा की मृत्यु के पश्चात जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था वही राजा बनता था। तो राजा अपने जीवन काल में एक व्यक्ति को राजा अपने जीवन काल में ही जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसे अपने जीवन काल में युवराज घोषित कर देता था, और वही युवराज राजा की मृत्यु के पश्चात क्या है? राजा के पद पर बनता था। बच्चों, उस छठे जब वैदिक काल के उपरांत जब हम दृष्टि डालते हैं तो उस समय अनेक जो है जनपदों का, महाजनपदों का निर्माण हो गया था। अब आप लोग देखिए, बच्चों, अब इस काल तक
अब हम देख रहे हैं महाजनपद का, यानी छठी शताब्दी, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या स्थिति थी। क्योंकि वैदिक काल का हम समझ चुके कि पहले राजा था। अच्छा, उस समय जो है राजा, वैदिक काल में राजा की स्थिति आनुवंशिक नहीं थी, प्रजा में से ही कोई भी व्यक्ति राजा बना दिया जाता था। लेकिन धीमे धीमे करके यह स्थिति बदलने लगी। उत्तर वैदिक काल तक राजा की स्थिति मजबूत हुई और राजा ने अनेकों ऐसे प्रयास किए जिससे कि उसका जो है स्थिति और मजबूत होती चली जाए। उसका पद आनुवंशिक होने लगा। राजा की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र ही राजा बनने लगा। वैदिक काल तक ऐसे अनेक राजा हुए जिन्होंने अनेक अच्छे कार्य किए, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति परिवर्तित हुई। तो बच्चों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि अनेकों महाजनपद थे और उस समय 16 महाजनपदों 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची बताई गई है। जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची बताई गई है। अब बच्चों, इसमें एक चीज यह महत्वपूर्ण है कि वह 16 महाजनपद कौन थे। तो देखिए, पहले काशी, कौशल, मगध, अंग, अवंती, वत्स, छेदी, बज्जी, गांधार, कंबोज, मत्स्य, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मल्ल, असमक। बच्चों,
16 जो है अलग अलग स्थितियां थी और यह जो सूची दी गई है इसके अतिरिक्त भी, क्योंकि ये सूचियां किससे किन से मिलती हैं, यह सूचियां जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में मिलती हैं। और जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय मगध साम्राज्य के आसपास हुआ। अतः ये जो सूचियां मिली हैं महाजनपदों की, ये सूचियां अधिकांशतः उत्तर भारत के क्षेत्रों की हैं। इसमें सिर्फ जो है दक्षिण भारत का एक है और पश्चिमोत्तर भारत का भी गांधार एक है। इसके अतिरिक्त जितने भी जो दिए गए हैं इसमें ज़्यादातर राज्य या तो पूरब के हैं या यानी इन्हें हम कह लें उत्तर भारत। यानी ये 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपदों में ज़्यादातर कहाँ स्थित थे, ज़्यादातर जो है अधिकांशतः उत्तर भारत में स्थित थे। अतः स्थिति ये थी कि इसके अतिरिक्त भी चूंकि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में, जो कि पश्चिमोत्तर भारत के एक विद्वान लेखक थे, व्याकरणाचार्य थे, इन्होंने भी अनेक महाजनपदों का उल्लेख किया। उन महाजनपदों में पश्चिमोत्तर भारत के महाजनपदों का उल्लेख किया। अतः ये जो है इसमें से कई 16 महाजनपदों में ये जो इसमें उल्लेख किया गया है जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों में, इसमें ज़्यादातर में या तो क्या है बौद्ध धर्म का बोलबाला था, यानी बौद्ध धर्म का जहाँ जहाँ प्रचार प्रसार होगा ज़्यादा उन्हीं जो है जनपदों या महाजनपदों का इसमें उल्लेख किया गया है। जबकि स्थिति ये थी कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में अनेक महाजनपदों का उल्लेख होता है, लेकिन इस बात की सूचना किसी भी जैन ग्रंथ और किसी भी बौद्ध ग्रंथ में नहीं मिलती। इस बात को बच्चों आप लोग नोट कर लेना कि उस समय, अच्छा महाभारत काल में भी यदि हम दृष्टि डालें तो महाभारत काल में भी अनेक महाजनपद थे, अनेक जनपद थे। तो ये जनपद भी बहुत से अनेकों थे, लेकिन उन अनेकों में भी अंत में बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथों में इन्हीं का उल्लेख मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि उस समय जब ईरानी आक्रमण भारत पे हुए तो उन ईरानी इतिहास की विडंबना है कि ये बौद्ध ग्रंथ लिखने वालों ने, जैन ग्रंथ लिखने वालों ने कभी भी जो बाहरी आक्रमण हुए उन आक्रमणों की चर्चा नहीं की। कहीं भी किसी ग्रंथ में, भारतीय ग्रंथ में ईरानी आक्रमणों की चर्चा नहीं होती। किसी भी ग्रंथों में सिकंदर के आक्रमण की चर्चा नहीं होती है। अच्छा, भारत में जो इतिहास लेखन हुआ वो ज़्यादातर क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने के द्वारा बहुश्रुत हुआ है। कई समय बाद इतिहास लेखन हुआ। भारत में लेखन कला ऐसा कहा जाता है कि बहुत बाद में मतलब लेखन की ओर ध्यान दिया। इसलिए हमारा जो वास्तविक इतिहास है विदेशी लेखकों के ऊपर आधारित हो गया या जैन धर्म ग्रंथों पर आधारित हो गया, बौद्ध ग्रंथों पर आधारित हो गया। लेकिन वो अपने जो बौद्ध ग्रंथों वालों ने अपनी दृष्टि से राजनीतिक विश्लेषण किया, जैन लेखकों ने अपनी दृष्टि से विश्लेषण किया और पुराणों ने अपनी दृष्टि से विश्लेषण किया, लेकिन समग्र भारत का किसी ने विश्लेषण नहीं किया। यही कारण है कि उस समय जब पश्चिमोत्तर भारत में सखा मनीषी शासकों ईरानियों के सब साथ जब आक्रमण हो रहे थे तो उस समय देश की रक्षा करने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि इन महाजनपदों में आपस में ही संघर्षरत थे। और सबसे बड़ी बुराई ये थी कि आपस में संघर्षरत रहने के बावजूद इनके मन में कहीं से भी ये भावना नहीं थी
कि हम अपने देश की रक्षा कर सकें, क्योंकि देश की भावना इनके अंदर नहीं थी, एक अखंड भारत की भावना नहीं थी। जब पश्चिमोत्तर भारत पे आक्रमण हो रहे थे उस समय भी ये महाजनपद अपने ही आपसी कलह में लगे रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि पश्चिमोत्तर भारत का बहुत सा भाग ईरानी शासकों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। बच्चों, हम वैदिक काल में ही देखते हैं कि कुछ, जब ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन हुआ है। किसका हुआ? दासराग युद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन हुआ है, जिसमें इसे जो है दासराग युद्ध को, यह युद्ध परसुनी नदी के किनारे लड़ा गया। यह युद्ध परसुनी नदी के किनारे लड़ा गया। जिसमें इसे दासराग युद्ध का मतलब है 10 जनों का युद्ध। 10 जनों का युद्ध। 10 जनों का युद्ध का मतलब है, एक तरफ राजा सुदास, भरत वंश, इसे त्रित्सु वंश भी कहते हैं, भरत कुल या त्रित्सु वंश के राजा सुदास का युद्ध दिवोदास से होगा। दिवोदास जो पांचाल नरेश थे, अच्छा, इनके साथ 10 शक्तियां थी, पंचजन थे, पंचजन। पंचजन थे और पांच आर्यतर जन थे। वो पंचजन कौन कौन से थे? कुरु, यदु, तुर्वसु, दुर्हु और पांचाल। ये 5 जन थे, कुरु, यदु, तुर्वसु, दुर्हु और पांचाल। इन 5 जनों का, ये पंचजन ये हो गए, और 5 जो है अनिल, अलेन, भलानस, विषाणन, शिवी आदि जो है 5 आर्यतर जन थे। तो ये 10 जन जो है मिलकर राजा सुदास से युद्ध कहते हैं, क्योंकि यह युद्ध पुरोहितों का युद्ध था। इसे पुरोहितों का युद्ध कहते हैं, क्योंकि देवोदास के जो पुरोहित थे वशिष्ठ,
वशिष्ठ वह जो है सुदास के पुरोहित हो गए। अतः देवोदास का साथ विश्वामित्र ने दिया। अच्छा, वशिष्ठ और विश्वामित्र यानी सुदास ने जो वशिष्ठ थे पहले किसके पुरोहित थे? विश्वामित्र किसके पुरोहित थे? सुदास के। तो सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया और विश्वामित्र को हटा दिया। अतः विश्वामित्र देवोदास के पास चले गए और देवोदास तथा अन्य जनों को इकट्ठा करके सुदास के ऊपर आक्रमण कर दिया। अंत में सुदास की विजय हुई और भरत वंश या तित्सु वंश की विजय हुई। अंत में जो है इसी वंश के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, यानी भरत जन, भरत वंश नहीं, भरत जन, तित्सु वंश, भरत जन और तित्सु वंश था। तो इस प्रकार से भरत जन की विजय होती है। लेकिन अंत में जब देखते हैं तो यही जन जो है धीमे धीमे करके एक दूसरे के नजदीक आते हैं और अपना गुट बना लेते हैं। तो भरत धन कुरु, भरत जन और पुरुजन मिलकर कुरुजन का निर्माण कर लेते हैं, एक वंश बन जाता है। अंत में इन दोनों में एकाकार हो जाता है और एक जो है बड़ा वंश बन जाता है जिसे कहते हैं कुरु वंश, यानी भरत धन पुरु बराबर कुरु वंश का निर्माण हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार से यह जो ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में जो जनों के बीच अनेक जन थे, अच्छा, इन जनों की स्थिति ये थी कि इनके राजा जो है आनुवंशिक पद पर आधारित नहीं थे, बल्कि इनको प्रजा के द्वारा मनोनीत किया जाता था। जो वृद्ध जन होते थे, कुलों के जो वृद्ध जन होते थे, उन वृद्ध जनों के द्वारा नॉमिनेटेड या उन्हें चयन किया जाता था। और यह वृद्ध जन में से ही कोई एक व्यक्ति राजा होता था। यही वृद्ध जन इकट्ठा करते थे। उस समय वैदिक काल में राजनीतिक इकाई 3 थी। कौन कौन सी थी? सभा, समिति और विदत। बच्चों, सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ, समिति का 9 बार हुआ और विदत का 122 बार हुआ। अब आप लोग समझें कि सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ, समिति का 9 बार उल्लेख हुआ और विदत का 122 बार हुआ। यानी कि यदि उस समय महत्वपूर्ण संस्था कौन थी? विदत थी। लेकिन धीमे धीमे करके उत्तर वैदिक काल तक विदत जो है एक छोटी संस्था हो जाती है और सभा और समिति प्रमुख संस्था रह जाती है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां हैं। सभा और समिति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां हैं। अतः उत्तर वैदिक काल तक सभा का महत्व बढ़ गया। लेकिन अब आपको ये समझने वाली बात है कि सभा और समिति और विदत क्या थी। तो पहले आप ये समझ लें कि सभा जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। इसमें सिर्फ जो है वृद्ध जन ही भाग ले सकते थे, इसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। जबकि समिति और विदत में
महिलाएं भी भाग ले सकती थी। यानी प्रारंभिक जो स्थिति थी उसमें महिलाओं को भी अधिकार दिए गए, लेकिन जो वृद्ध जनों की संस्था थी उसका नाम था सभा। सभा में ही, यानी जैसे हम आज के युग में कह लें जैसे कैबिनेट होती है, आज की कैबिनेट को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्राचीन समय की सभा बोल रहे हैं। प्राचीन समय की जो सभा है उसी को हम आज के समय में कैबिनेट बोल रहे हैं। ठीक, और समिति और विदथ में सबको अधिकार थे। उस समय पुरुष और स्त्रियों को सभी अधिकार मिले हुए थे, लेकिन स्त्रियों को सिर्फ संपत्ति का अधिकार नहीं था और स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने का अधिकार। ये दो अधिकारों से स्त्रियों को वंचित किया गया। लेकिन कहीं कहीं ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वहाँ पर स्त्रियों भी युद्धों में भाग लेती थी। अनेक ऐसे उदाहरण मिले हैं, जैसे रामायण काल में राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी जो देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें राजा दशरथ की सारथी बनकर कैकेयी ने साथ दिया था और उस समय अपना युद्ध कौशल का परिचय देते हुए राजा दशरथ की जान बचाई थी। तो अतः ये भी हम नहीं कह सकते कि महिलाएं युद्ध स्थल में नहीं जाती थी या महिलाएं युद्ध क्षेत्र में भाग नहीं लेती थी। हाँ, ये जरूर है कि युद्ध का संचालन प्रमुख रूप से पुरुष वर्ग के हाथ में था और ये युद्ध पुरुषों के ही नेतृत्व में लड़े जाते थे, लेकिन यदा कदा महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी। क्योंकि बच्चों, ये जो पाठ है इसमें आपको सिर्फ पॉलिटिकल पोजीशन ही पढ़ाना है, ना सामाजिक स्थिति पढ़ाना है, ना राजनीतिक स्थिति पढ़ाना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हम आपको सिर्फ राजनीतिक स्थिति पर ही पढ़ाएंगे। अब बच्चों देखिए, ये जो जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आ जाते हैं तो काशी महाजनपद था, कौशल महाजनपद था। काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती और एक और है, कौन, यह जो है श्रावस्ती लब को मिला था। भगवान राम के राज्यारोहण के पश्चात कौशल राज्य का बंटवारा हो गया और इसकी दो राजधानी कुशावती, एक श्रावस्ती दूसरी कुशावती। कुशावती राजकुमार कुश को मिली थी और श्रावस्ती लब को मिली। लब ने बाद में राजधानी श्रावस्ती से अयोध्या स्थानांतरित कर ली थी। भगवान राम के पश्चात कौशल राज्य या अयोध्या राज्य, जिसे अयोध्या राज्य कहते हैं, कौशल राज्य वर्तमान अयोध्या फैजाबाद के क्षेत्र में फैला हुआ था। भगवान राम के पश्चात उनके जो बड़े लड़के थे, भगवान राम ने अपने जीवन काल में ही अपने भाइयों के पुत्रों में राज्य का बंटवारा कर दिया था। अतः सभी यानी वो भगवान राम 4 भाई थे और सबके 2-2 पुत्र थे। अतः सबको अलग अलग क्षेत्र मिल गया था। जैसे भरत के लड़के तक्ष को तक्षशिला वाला मिला, पुष्कर को पुष्कलावती मिला। ये सब आज के समय में अफगानिस्तान में है। उसी प्रकार से शत्रुघ्न के लड़कों को जो है मथुरा के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र मिला, मथुरा के पास का, और लक्ष्मण के लड़कों को इधर कुशीनगर वाला क्षेत्र मिला है। चंद्रकेतु मल्ल यानी जो मल्ल गणराज था, बौद्ध काल में जो पावा कुशीनगर था, ये मल्ल जो था वह
चंद्रकेतु मल्ल के ही पूर्वज थे, यानी चंद्रकेतु मल्ल की ही संतान है, मल्ल के नाम से जानी गई। वाल्मीकि रामायण में यह उल्लेख है कि भगवान लक्ष्मण के छोटे भाई केसी श्रीवास्तव ने यह लिखा है कि भगवान लक्ष्मण के छोटे लड़के चंद्रकेतु मल्ल के नाम पर यह जो है जो उनका राज्य क्षेत्र था, बाद में यही जो है इन लोगों ने अपना नाम जो है मल्ल कर लिया, और यह जो है बाबा और कुशीनगर ये दो उनके राजधानियां बन गईं। और बुद्ध काल में ये दोनों नगर प्रसिद्ध थे। यहाँ पर मल्लगढ़ राज्य का शासन था। तो ये जो है स्थिति उसकी थी। उसी प्रकार भगवान राम के जो लड़के थे श्रावस्ती में लब थे, लब ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित कर ली थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का राजा जो है महाकौशल था। कौन था राजा? महाकौशल। महाकौशल ने अपनी पुत्री का महाकौशला देवी का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया। मगध नरेश बिंबिसार का विवाह किससे किया? महाकौशला देवी। महाकौशल का एक लड़का था जिसका नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित उस समय बुद्ध काल के समय एक प्रसिद्ध राज्य था और एक शक्तिशाली राज्य था। इसका प्रभाव क्षेत्र मल्लगढ़ राज्य तक था और महात्मा बुद्ध के समय बौद्ध काल तक इसका अधिकार जो है काशी तक हो गया था। यानी कौशल का अधिकार काशी पर भी हो गया था। जबकि हम देखते हैं कि कुछ समय पहले काशी जो है काशी भी एक स्वतंत्र राज्य था और काशी का संघर्ष कौशल से होता रहता था, क्योंकि दोनों आपस में इनकी जो राज्य सीमा थी आपस में नजदीक से चिपकी हुई थी। तो इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था और काशी जो है वाराणसी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वरुणा धन असी, यानी दो नदियों के किनारे काशी बसा हुआ था। वरुणा और असी इनके किनारे काशी बसा हुआ था। काशी के कई प्रसिद्ध राजा हुए जिन्होंने कौशल राज्य को जीतकर वहां पर जो है कई बार पराजित किया, लेकिन इस संघर्ष में अंत में विजय कौशल राज्य को प्राप्त हुई। और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जो महाकौशल थे उनके शासन काल में ही काशी का विलय कौशल राज्य में कर लिया था। जब जो है महाकौशला देवी का विवाह होता है तो प्रसेनजित अपनी बहन के दहेज के रूप में काशी गांव के काशी क्षेत्र के काशी जनपद के एक गांव की आय दहेज के रूप में दे देते हैं अपनी बहन को। अतः यह सिद्ध होता है। अच्छा, इन लोगों में एक चीज और थी कि बिंबिसार की बहन भी प्रसेनजित को ब्याही थी और प्रसेनजित की बहन बिंबिसार को ब्याही थी। ये बात नोट करना कि राजाओं में आपसी संबंध होते रहते थे। और ऐसा भी कहा गया है कुछ ग्रंथों में कि प्रसेनजित की 500 रानियां थीं और राजा बिंबिसार की भी रानियां थीं। प्रसेनजित के बारे में यह कहा जाता है कि यह एक शक्तिशाली राजा था और शक्तिशाली इतना था कि इसका कई गणराज्यों पर नियंत्रण था। कई जो पावा की यानी महात्मा बुद्ध का जो गणराज्य था वो भी काशी गणराज्य के अंतर्गत आता था। वही जो शाक्य वंश जो है, कपिल वस्तु का शाक्य वंश
लुम्बिनी का शाक्य वंश प्रसेनजित को क्या है समक्ष उपस्थिति दर्ज कराता था, उनसे याचना करता था, उनका प्रसाद पर्यंत रहते थे। अतः मल्लगढ़ राज्य की शाक्यगढ़ राज्य की स्थिति कौशल राज्य के नियंत्रण अंतर्गत थी, यानी उस पर उनका नियंत्रण था। लेकिन इसके साथ साथ प्रसेनजित के बारे में ये भी कहा जाता है कि प्रसेनजित का जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध ग्रंथों से यह प्रमाणित होता है कि जिस समय महात्मा बुद्ध का जिस साल में जन्म हुआ, उसी साल प्रसेनजित का भी जन्म हुआ। प्रसेनजित बहुत मोटा ताजा था, इसे पेटू भी भोजन भी बहुत करता था, और यह कामी भी बहुत इसकी कई पटरानियां थीं। और जब एक बार अजातशत्रु से यह हार गया तो यह हार कर जो है भाग आया युद्ध क्षेत्र से, और अपने जो है एक माली था, उस माली की वाटिका में छुप गया। वहाँ पर इसकी देख रेख उसकी माली की पुत्री मल्लिका ने की। तो अंत में मल्लिका की सेवा शुश्रूषा से यह बहुत प्रसन्न हुआ और मल्लिका से विवाह कर लिया। मल्लिका को इसने अपनी पटरानी बना लिया। मल्लिका अभूतपूर्व सुंदरी होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थी, कुशल राजनीतिक भी थी। वह इसी कारण प्रसेनजित ने उसे अपनी पटरानी का अधिकार दे दिया, और इसी मल्लिका से उसकी एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था बाजरा। बाजरा का विवाह जब बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु से हुआ, क्योंकि कौशल नरेश का जो है संघर्ष मगध राज्य से होता रहता था। अतः अपने पिता जो है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की जब हत्या कर दी तो उसके संबंध जो है अवंती नरेश प्रदोष से भी खराब हो गए। अजातशत्रु के संबंध प्रसेनजित कौशल नरेश प्रसेनजित से भी समाप्त हो गए। लेकिन बीच में वत्स राज्य पड़ता था, यानी कि कौशल राज्य और मगध राज्य के बीच में कौशल राज्य और मगध राज्य के बीच में वत्स राज्य था। बच्चों पहले ये समझना है कि अयोध्या और फैजाबाद वाला क्षेत्र क्या है। अयोध्या फैजाबाद वाला क्षेत्र कहलाता है कौशल, प्राचीन कौशल राज्य। बस यानी इलाहाबाद और कौशाम्बी वाला क्षेत्र, इलाहाबाद और कौशाम्बी वाला क्षेत्र, जो कौशाम्बी का प्रमुख क्षेत्र था वो वत्स क्षेत्र कहलाता था। यहाँ का राजा उदयन था। वत्स का राजा कौन था? उदयन। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। अवंती राज्य की दो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। मगध की राजधानी क्या थी? पहले मगध की 3 राजधानियां थी बच्चों। मगध की राजधानी, मगध की सबसे प्राचीन राजधानी थी गिरिब्रज। बिंबिसार ने गिरिब्रज से राजधानी किसको की? राजगृह को। राजगृह। और अजातशत्रु के शासन काल में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई वो राजगृह में ही हुई थी। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। राजगृह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। एक जो है सुरक्षित स्थल था। और राजगृह के पश्चात मगध की राजधानी क्या हुई? पटना, पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन, गंगा एवं सोन नदियों के किनारे स्थित था। गंगा एवं सोन नदियों के किनारे स्थित था पाटलिपुत्र। अतः